नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज एक बार फिर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई के सियासी इस्तेमाल की बात हुई। आज एक बार फिर बदले की भावना से केस बनाने का इल्जाम लगा। हुआ यह कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुला लिया। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी को 8 जून को और राहुल गांधी को कल यानी 2 जून को पेश होने के लिए कहा गया। हालांकि राहुल गांधी विदेश में हैं और उन्होंने कहा कि वो कल पेश नहीं हो सकते। राहुल ने ईडी से वक्त मांगा है। कांग्रेस के नेताओं ने बताया कि सोनिया गांधी 8 जून को ईडी के सामने पेश होंगी, लेकिन साथ साथ यह इल्जाम भी लगाया कि सोनिया और राहुल को जो समन मिला है वो विरोधियों के खिलाफ सरकार का सियासी एक्शन है। कांग्रेस का कहना है कि नेशनल हेराल्ड का केस कोई नया मामला नहीं है, लेकिन सच यह कि इसके खिलाफ जांच नरेंद्र मोदी की सरकार के वक्त पर शुरू नहीं हुई। इसके बाद भी कांग्रेस मोदी पर इल्जाम लगा रही है। कांग्रेस का तर्क क्या है और हकीकत क्या है, फैक्ट्स क्या कहते हैं, यह मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। हालांकि बीजेपी की तरफ से जेपी नड्डा ने जवाब दिया। पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, अगर केस पे दम नहीं है तो केस खारिज करने की अपील करने के बजाय सोनिया गांधी और राहुल गांधी अदालत से जमानत लेकर क्यों घूम रहे हैं। सवाल यह भी उठा कि जब मामला पुराना है तो समन अभी क्यों भेजा गया, और दूसरी बड़ी बात यह, अगर कोई गड़बड़ नहीं है तो कांग्रेस इतनी परेशान क्यों है। क्या आने वाले वक्त में नेशनल हेराल्ड का केस सियासत का बड़ा मुद्दा बनेगा? क्या इस पर बड़े बड़े नेताओं को जेल जाना पड़ेगा? इस पर आज डिटेल में बात करेंगे, लेकिन पहले आपको यह बता देता हूं कि आज क्या हुआ, यह मामला इतना ट्रिगर क्यों हुआ। पहली बात तो यह है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को आज नोटिस नहीं भेजा। ईडी ने नोटिस भेजा, लेकिन इसको पब्लिक नहीं किया। आज कांग्रेस ने ईडी से नोटिस मिलने की बात खुद बताई और यह दिखाने की कोशिश की कि सरकार ईडी के जरिए राजनीतिक विरोधियों को परेशान कर रही है। कांग्रेस के नेताओं ने ही बताया कि राहुल गांधी को तो कल ही यानी 2 जून को पेश होना है, लेकिन चूंकि राहुल विदेश में है इसलिए उन्होंने पेशी से छूट की मांग मांगी है। सोनिया गांधी को 8 जून को बुलाया गया है, इसलिए हो सकता है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी एक साथ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने पेश हों। पेशी का यह समन नेशनल हेराल्ड के केस में मिला है। असल में नेशनल हेराल्ड की जो कंपनी एसोसिएट जनरल लिमिटेड निकालती थी, उसकी सारी संपत्ति 2010 में बनी राहुल गांधी और सोनिया गांधी की कंपनी यंग इंडियन लिमिटेड को सौंप दी गई। यह मामला बहुत पेचीदा है, मैं आपको आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूं। आजादी से पहले 1937 में एक कंपनी बनी थी एसोसिएट जनरल लिमिटेड। इस कंपनी ने 1938 में नेशनल हेराल्ड नाम का अखबार निकालना शुरू किया। आजादी के कई साल बाद भी इस कंपनी को कई शहरों में प्राइम लोकेशन पर सस्ते रेट में सरकारी जमीनें दी गई, लेकिन इस कंडीशन पर कि जमीन का कारोबारी इस्तेमाल नहीं होगा, कमर्शियल यूज नहीं होगा। यहां पर नेशनल हेराल्ड के दफ्तर बनाए जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे नेशनल हेराल्ड निकालने वाली कंपनी कंगाल हो गई और इसके बाद खेल शुरू हुआ। एसोसिएट जनरल लिमिटेड को कांग्रेस ने 90 करोड़ का कर्ज दिया, वो पैसा भी डूब गया। इसके बाद 2010 में यंग इंडियन कंपनी बनाई गई। इस कंपनी के पास सिर्फ 50 लाख रुपए की पूंजी थी। 50 लाख रुपए लेकर कांग्रेस ने यंग इंडियन को एसोसिएट जनरल लिमिटेड से अपना पैसा वसूलने का हक दे दिया और इसी आधार पर नेशनल हेराल्ड के सारे शेयर यंग इंडियन के पास आ गए। उसकी संपत्तियों पर यंग इंडियन का कब्जा हो गया। अब सवाल है कि नेशनल हेराल्ड भी कांग्रेस का, यंग इंडियन भी कांग्रेस की। फिर अगर कांग्रेस ने अपनी एक कंपनी की प्रॉपर्टी दूसरी कंपनी के हवाले कर दी तो इसमें दिक्कत क्या है, क्या परेशानी है? तो सुनिए, दिक्कत यह है कि नेशनल हेराल्ड तो कांग्रेस की कंपनी थी, लेकिन यंग इंडियन में मेजॉरिटी शेयर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास हैं। सोनिया की हिस्सेदारी 38% और राहुल की भी 38%, यानी कंपनी गांधी नेहरू परिवार की है और नेशनल हेराल्ड की सारी संपत्ति सिर्फ 50 लाख में
सोनिया गांधी और राहुल गांधी की कंपनी के हवाले कर दी गई। केस में तो कहा गया कि यह संपत्ति 5,000 करोड़ की, यानी 50 लाख रुपए खर्च करके 5,000 करोड़ की संपत्ति मिल जाए। यह है मामला। यह केस 2012 में दर्ज हुआ था। तब से अलग अलग शक्लों में सामने आता है। अब ईडी इसकी जांच कर रही है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि जब पैसे का नकद लेन देन हुआ ही नहीं, प्रॉपर्टी का कोई ट्रांसफर हुआ ही नहीं, तो केस किस बात का? जो पैसा लिया गया या दिया गया वो चेक से दिया गया, वो लोन था, तो फिर इसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर इल्जाम कैसे लग सकता है? कांग्रेस के बड़े बड़े वकील मैदान में कूदे। आज अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि एजेएल ने वही किया जो देश और तमाम दुनिया की तमाम कंपनियां करती हैं। उन्होंने कंपनी की प्रॉपर्टी को इक्विटी में बदला और इसे बेचकर मजदूरों को भुगतान किया और अपनी देनदारियां खत्म कर ली। इसमें गलत क्या है, गैर कानूनी क्या है, यह पूछा अभिषेक मनु सिंघवी ने। एक पैसे का, एक अचल संपत्ति का, एक बिल्डिंग का, एक फ्लैट का, एक किसी चीज का स्थानांतरण, ट्रांसफर कहीं नहीं हुआ, किसी को नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। तीसरी बात, जो कुछ भी रुपया आया यंग इंडिया में कभी भी, ये किसी का आरोप भी नहीं है कि उसको बाहर दिया गया, डिविडेंड दिया गया, जो दे नहीं सकते सेक्शन 25 में। चौथा, कि जब वही सब चीज वैसी है तो मनी लॉन्ड्रिंग कहां से आती है? अनुच्छेद 50 जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत है, उसके अंदर समन आप कैसे इशू करते हैं? जो तर्क मैंने अभी आपको बताया, और वो चौथा बिंदु है मेरा, उसके अंतर्गत 2015 में ये केस बंद हो गया था। याद रखिए 2014 के पहले का केस है ये। ईडी की तरफ से ये केस बंद हो गया। हमारे सत्तारूढ़ सरकार के लोगों को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने ईडी में लोगों को बदला, हटाया, निरस्त किया अपने पदों से और नया केस खुलवाया प्रेशर डाल के। और उसके बाद अब 7 साल बाद ये समझ दे रहे हैं, न डरेंगे न झुकेंगे और सीना ठोक कर ऐसे कारनामों का सामना करेंगे। यह बात सही है कि कांग्रेस ने 10 साल के दौरान करीब 100 किश्तों में 90 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज एसोसिएट जनरल लिमिटेड को दिया। इसके बाद 2008 में नेशनल हेरल्ड नाम के अखबार का पब्लिकेशन बंद कर दिया गया। 2010 में यंग इंडियन कंपनी बनाई और 2011 में एसोसिएट लिमिटेड का मालिकाना हक यंग इंडियन को ट्रांसफर कर दिया गया। और जैसे मैंने आपको बताया कि यंग इंडियन में राहुल और सोनिया की हिस्सेदारी 38% थी। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे यंग इंडियन कंपनी के सीईओ हैं। कांग्रेस के ट्रेजरर पवन बंसल इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। अब आप फर्क समझें, नेशनल हेरल्ड निकालने वाली कंपनी एसोसिएट जनरल लिमिटेड कांग्रेस की कंपनी थी, लेकिन यंग इंडियन सोनिया गांधी और राहुल गांधी की कंपनी है। वो मेजॉरिटी शेयर होल्डर हैं। मतलब यह हुआ कि नेशनल हेरल्ड की सारी संपत्ति सोनिया गांधी और राहुल गांधी के हवाले कर दी गई। यही इल्जाम है। हालांकि कांग्रेस का तर्क यह है कि भले ही सोनिया और राहुल के पास मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है, लेकिन यह कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट के कंपनी के तौर पर दर्ज है। इसका मतलब इसके शेयर होल्डर और इसके अधिकारी कर्मचारी अपने काम के एवज में कोई सैलरी, कोई भत्ता, कोई बोनस नहीं लेते। अंग्रेजी हुकूमत को जड़ से उखाड़ने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साल 1937 में नेशनल हेरल्ड अखबार निकाला। अंग्रेजों को इस अखबार से इतना खतरा महसूस हुआ कि उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेशनल हेरल्ड पर बैन लगा दिया, जो 1945 तक चलता रहा। आज फिर उस समय की अंग्रेजी हुकूमत का समर्थन करने वाली विचारधारा आजादी के आंदोलन की इस आवाज को दबाने का घिनौना षड्यंत्र कर रही है। इस षड्यंत्र के मुखिया स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं और उनका हथियार उनका चहेता और पालतू ईडी है। देश को गुमराह करने के लिए आए दिन मुद्दों को भटकाने की राजनीति में माहिर मोदी सरकार अब बदले की भावना में अंधी हो गई है।
साफ है कि तानाशाह डर गया है। सुरजेवाला कह रहे हैं कि पहले अंग्रेजों ने परेशान किया, अब मोदी तंग कर रहे हैं। कांग्रेस पहले अंग्रेजों से लड़ी, अब मोदी से लड़ेगी। लेकिन वो ये बताना भूल गए कि नेशनल हेराल्ड को बंद किसने किया, अंग्रेजों ने, मोदी ने या कांग्रेस ने। अगर ये अखबार अंग्रेजों से लड़ने वाला इतना बड़ा हथियार था तो उसे संभाल कर रखना चाहिए था, चलाना चाहिए था। हालांकि आज जो केस आया वो मामला ऐसा है जिसे इमोशनल और सियासी बयान देकर हल्का नहीं किया जा सकता। इसका इतिहास मैं आपको बता देता हूं। एसोसिएट जर्नल लिमिटेड को कांग्रेस ने नहीं बनाया था, 5000 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने मिलकर बनाया था। सबके पास शेयर थे। इस कंपनी का कोई एक मालिक नहीं था। यह कंपनी अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड, हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज नाम से 3 अखबार पब्लिश करती थी। और सुरजेवाला की बात बिल्कुल सही है कि इस कंपनी के अखबार अंग्रेजों के खिलाफ हिंदुस्तानियों की आवाज थी। लेकिन आजादी के बाद ये कांग्रेस की आवाज बन गए। धीरे धीरे नेशनल हेराल्ड और इसकी कंपनी एक तरह से कांग्रेस पार्टी की संपत्ति बन गई और बाद में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के स्वामित्व वाली कंपनी के हवाले कर दी गई। जब इसके खिलाफ एक्शन हो रहा है तो कांग्रेस के नेता इल्जाम लगा रहे हैं कि मोदी सरकार अंग्रेजों जैसा व्यवहार कर रही है। आज स्मृति ईरानी ने कहा, जो कांग्रेस खत्म हो गई उसके खिलाफ कोई बदले की भावना से क्यों कार्रवाई करेगा। अगर सोनिया गांधी और राहुल गांधी ये चाहते हैं उनके भ्रष्टाचार पर एक्शन ना हो तो स्मृति ने कहा मोदी सरकार में यह संभव नहीं है। पार्टी खुद एक अंग्रेज ने बनाई हो, वो अंग्रेजी हुकूमत पर विश्लेषण नहीं करे तो अच्छा है। कांग्रेस पार्टी किसी देसी ने नहीं बनाई, विदेशी ने बनाई थी। और आज उनकी मुखिया कौन है वो आप भी जानती है, मैं भी जानती हूँ। जहाँ तक कि कांग्रेस और उसके भ्रष्टाचार का विषय है, मैं जिस क्षेत्र की प्रतिनिधि हूँ, मैंने स्वयं 8 साल से अमेठी में संग्राम, हमारी जो साइकिल फैक्ट्री है सम्राट की, उसमें संग्राम देखा है हमारे किसानों का, जिन्होंने जिला कलेक्ट्रेट में और मैजिस्ट्रेट से ऑर्डर प्राप्त किया कि जो गैर कानूनी तरीके से गांधी खानदान ने किसान की ज़मीन हथियाई उसको मुक्त करके किसान को लौटाई जाए। ये जो किसानों की दुहाई देते हैं राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा, इन्होंने आज किसानों के खिलाफ कोर्ट में दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं ताकि किसानों की ज़मीन न छूटे। तो इनका भ्रष्टाचार सिर्फ एक नेशनल हेराल्ड तक सीमित नहीं है, देश में और विशेषतः अमेठी में तो कई ऐसे आपको नमूने मिल जाएंगे। और जहां तक कि हरासमेंट की बात है, अगर आप भ्रष्टाचार करोगे तो क्या कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि गांधी खानदान अछूता रहे कानून से? जो खत्म है राजनीति की दृष्टि से, जिनकी पार्टी को उनके अपने नेता छोड़ रहे हैं अथवा जिनकी पार्टी में उनके अपने वरिष्ठ नेता उनकी सो कॉल्ड राज्यसभा की सीट लेने से इनकार कर रहे हैं, उस पार्टी के साथ कोई द्वेष हो सकता है राजनीतिक। लेकिन अगर आपने कानून का उल्लंघन किया है, भ्रष्टाचार किया है, तो आपके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई ना हो, यह कैसे संभव है? अब एक और बात समझने की जरूरत है। थोड़ी देर पहले सुरजेवाला कह रहे थे कि नेशनल हेराल्ड अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का अखबार था। यह बात सही है। इसमें 1057 शेयर होल्डर थे। लेकिन हैरानी की बात है कि जो लोग इसके शेयर होल्डर थे, कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड की संपत्ति यंग इंडियन के हवाले करने से पहले उन लोगों से भी नहीं पूछा। और यह रास्ता फूला जब पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज मार्कंडे काटजू ने इस सौदे पर सवाल उठाया। दोनों ने आरोप लगाया था कि शेयर होल्डर होने के बाद भी उनसे पूछना तो दूर, उनको इस डील के बारे में बताया तक नहीं गया। उस वक्त जो खबरें छपी थी उनकी क्लिप आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। असल में जस्टिस मार्कंडे काटजू के दादा कैलाश नाथ काटजू और शांति भूषण के पिता विश्वामित्र दोनों के पास एसोसिएट जर्नल लिमिटेड के शेयर थे, जो विरासत में शांति भूषण और मार्कंडे काटजू के नाम हुए। लेकिन दोनों ने यही कहा कि जब एजेएल की संपत्ति राहुल और सोनिया की कंपनी यंग इंडियन को ट्रांसफर की गई तो उन्हें इसकी खबर तक नहीं दी गई। हालांकि इन दोनों ने कोई लीगल एक्शन नहीं लिया, लेकिन 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी इस मामले को लेकर कोर्ट पहुंच गए। डॉक्टर स्वामी ने
एजेएल और यंग इंडियन लिमिटेड के सौदे को दिल्ली में मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के यहां चुनौती दी। 2014 में मैजिस्ट्रेट ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत सभी आरोपियों को समन जारी किया और अगस्त 2014 में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। अब समन मिलने के बाद जब कांग्रेस ने इल्जाम लगाए तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, अगर कांग्रेस के लीडर पाक साफ हैं तो कोर्ट जाकर केस खत्म क्यों नहीं करवा लेते। इल्जाम लगाना तो वैसा ही है जैसा चेहरे की गंदगी साफ करने के बजाय कोई आईना साफ करे। भ्रष्टाचार है और कोर्ट उसको देख रहा है, अच्छी तरीके से देख रहा है। मैं उस पर कमेंट क्यों करूं, लेकिन मेरा ये कहना है आपके ऊपर चार्जशीट लगती है तो यार आप कोर्ट पे जाते इसको क्वैश करो, क्योंकि आप ईमानदार हैं। जो ईमानदार नहीं होता वो बेल लेकर के दूसरे प्रयोजन करता है। तो ये बताता है कि आपके कागज जो हैं वो बिल्कुल कमीशन के साथ लैस हैं पूरे। कभी आपने देखा कि कोई मुजरिम बोले कि वो बेईमान है? कभी कोई मुजरिम बोलता है कि मैं बेईमान हूं, सजा हो जाती है, 20-20 साल जेल में रह के आते हैं, वो हमेशा ही बोलते हैं कि गलती में हमको फंसा दिया। तो जो आदमी कटघरे में खड़ा है, जो बेल पर है, तो बेल उठवा लो ना, चार्जेस हटवा लो ना, क्यों नहीं करते? तो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि कागज सच्चे हैं और कागज परमानेंट होते हैं, तो वो उनको उस जगह पर खड़ा रख रहे हैं। ये तो वैसे ही है ना कि चेहरा गड़बड़ था और आईना साफ कर रहे हैं, तो जो है सो है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से फिलहाल जेपी नड्डा की बात को कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन इस मामले में कांग्रेस को शिवसेना का सपोर्ट मिला है। शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने कहा, अब वो दिन दूर नहीं जब ईडी पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू को भी पूछताछ का समन भेजेगा। मंत्री को अंदर डाल सकते हैं बिना पूछे सरकार को। बात रही नेशनल हेराल्ड की। नेशनल हेराल्ड एक पंडित नेहरू की एक ऐसी संस्था थी जो देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपना खुद का एक हथियार अखबार रहे ब्रिटिशों के खिलाफ, इसके लिए संस्था बनाई थी नेशनल हेराल्ड। अब उनके बारे में नई नई बातें सामने ला रहे हैं। मुझे तो लगता है इस प्रकरण में नेशनल हेराल्ड के विषय में एक दिन ईडी पंडित जवाहरलाल नेहरू वो भी ईडी का समन भेज सकते हैं। आप हम सुबह उठेंगे और पंडित नेहरू का जो स्मारक है वहाँ शांति पत्र उधर ईडी का नोटिस चिपकाया हुआ। सोनिया और राहुल को ईडी ने समन भेजा तो इतनी हाय तौबा क्यों मची? असल में नेहरू गांधी परिवार को समन लेने की, जांच एजेंसियों के सामने पेश होने की आदत नहीं है, इसलिए उनके खिलाफ ईडी की जांच हो, पेशी के लिए बुलाया जाए, ये कांग्रेस के नेताओं को कतई बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन अब जमाना बदल गया है। इस केस में भी सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने इस तरह के नोटिस और पूछताछ से बचने की तमाम कोशिशें की। वो सुप्रीम कोर्ट भी गए, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। इस मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी जमानत पर हैं। उन्हें दिल्ली की अदालत ने 2015 में बेल दी थी, यानी 7 साल से वो बेल पर हैं। इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट में जांच रोकने की अपील दायर की गई। 2018 तक केस चला। हाई कोर्ट ने जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में अपील हुई। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस केस की जांच जारी रखने का आदेश दिया। उस वक्त नोटिस मिलता तो कहा जाता है कि लोकसभा का इलेक्शन है, इसलिए नोटिस दिया गया। अब 3 साल के बाद भी यही कहा जा रहा है। अब जब ईडी ने सोनिया और राहुल को पूछताछ के लिए बुलाया है तो कांग्रेस के प्रवक्ता यह दावा करें कि इस केस में तो कुछ है नहीं, ये तो 2015 में ही खत्म हो गया था। मोदी सरकार उन्हें परेशान कर रही है, बदले की भावना से काम कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल है कि जो अखबार जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था वो कांग्रेस के राज में कंगाल कैसे हो गया? जिस अखबार को लेकर आज कांग्रेस कह रहे कि वो स्वतंत्रता संग्राम में भी इसका बड़ा रोल था, उसका इतना बुरा हाल क्यों हुआ? जिस अखबार को चलाने के लिए उस वक्त की कांग्रेस सरकारों ने मदद की, जमीन दी, उसे कौन लूट कर खा गया? तब किसने बदले की राजनीति की थी? उस समय तो कोई मोदी नहीं था।
वैसे हर बात में कांग्रेस को कोसने वाले केजरीवाल भी आज कांग्रेस की भाषा बोलते नजर आए। केजरीवाल के मंत्री को भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जेल भेज दिया है। इसलिए केजरीवाल भी कह रहे हैं कि मोदी विरोधियों को कुचल रहे हैं, डरेंगे नहीं, लड़ेंगे और जीतेंगे। जवाब में बीजेपी सवाल पूछ रही है कि जेल जाने वाले मंत्री को केजरीवाल बर्खास्त कब करेंगे। आज बीजेपी के तमाम नेताओं ने दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी को लेकर अरविंद केजरीवाल को घेरा। स्मृति ईरानी ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूछा कि आखिर सत्येंद्र जैन केजरीवाल का कौन सा राज जानते हैं, कौन सा सीक्रेट जानते हैं जो केजरीवाल उन्हें बर्खास्त करने के बजाय बचाने में लगे हुए हैं। स्मृति ईरानी ने सत्येंद्र जैन को लेकर अरविंद केजरीवाल से 10 सवाल पूछे। स्मृति ईरानी ने कहा कि सत्येंद्र जैन ने खुद माना है कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की, वो इस रकम पर एडिशनल टैक्स देने को भी राजी थे। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इस केस पर मोहर लगाई। इस गैर कानूनी कमाई से सत्येंद्र जैन ने दिल्ली के बाहरी इलाकों में 200 बीघा जमीनें खरीदी, उन जगहों पर खरीदी जहां पर केजरीवाल सरकार कॉलोनियों को रेगुलराइज करने जा रही थी। क्या यह इत्तेफाक है या मिली भगत है? स्मृति ईरानी ने पूछा कि दूसरों को ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटने वाले केजरीवाल आखिर सत्येंद्र जैन को कब सरकार से बाहर करेंगे। सत्येंद्र जैन ने 4 शेल कंपनीज के अपने परिवार के कुछ सदस्यों के माध्यम से 16 करोड़ 39 लाख 56 शेल कंपनीज के माध्यम से हवाला ऑपरेटर्स के सहयोग से साल 2010 से लेकर साल 2016 तक मनी लॉन्ड्रिंग की। केजरीवाल जी, क्या यह सत्य है कि सत्येंद्र जैन ने स्वयं डिक्लेयर किया कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की 16 करोड़ 39 लाख की? इनकम डिस्क्लोजर 2016 के अंतर्गत, जिसके माध्यम बने अंकुश जैन और वैभव जैन, इस काले धन के माध्यम से 200 बीघा जमीन का मालिकाना हक इन शेल कंपनियों के माध्यम से क्या सत्येंद्र जैन की ओनरशिप में बेनिफिट में आया? कि अनऑथराइज कॉलोनीज को रेगुलराइज करने की आम आदमी पार्टी की जो मंशा थी, क्या उसमें सत्येंद्र जैन के अलावा कोई और प्रमुख नेता आम आदमी पार्टी के सम्मिलित थे? अब सियासत देखिए। कुछ दिन पहले जब भगवंत मान ने करप्शन के इल्जाम में पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर विजय सिंगला को बर्खास्त किया था तो केजरीवाल ने बहुत तारीफ की थी। करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पर काफी कुछ कहा था। लेकिन अब बीजेपी पंजाब का हवाला देकर सत्येंद्र जैन को बर्खास्त करने की मांग कर रही है। सत्येंद्र जैन 2 दिन से ईडी के रिमांड पर हैं। उन्हें कोर्ट ने 9 जून तक रिमांड पर भेजा है। सत्येंद्र जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है। इल्जाम यह है कि उन्होंने हवाला के जरिए ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट किया। सत्येंद्र जैन ने ब्लैक मनी कोलकाता के हवाला ऑपरेटर्स को भेजा, फिर वही पैसा वापस घूम फिरकर कुछ शेल कंपनियों में लगाया। उन पर जो कर्ज था उसे चुकाने में दिखाया। ये शेल कंपनियां सत्येंद्र जैन के रिश्तेदारों की हैं। अब ईडी का दावा है कि सत्येंद्र जैन ने दिल्ली में करीब 200 बीघा जमीन इसी गैर कानूनी कमाई से खरीदी और इस मामले की जांच 2017 में शुरू हुई थी। पहला केस सीबीआई ने दर्ज किया था। तब मामला आमदनी से अधिक संपत्ति का था। जांच के दौरान जब हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल सामने आया तो ईडी ने भी सत्येंद्र जैन के खिलाफ जांच शुरू कर दी। इसी साल अप्रैल में ईडी ने सत्येंद्र जैन के रिश्तेदारों की 4.81 यानी 4.81 करोड़ की संपत्तियां, 4 करोड़ 81 लाख की संपत्तियां जब्त की थी। अब उन्हें अरेस्ट किया गया है, लेकिन आम आदमी पार्टी इसे हिमाचल के इलेक्शन से जोड़ रही है। आज संजय सिंह ने कहा कि हिमाचल में चुनाव होने वाले हैं। सत्येंद्र जैन को हिमाचल का प्रभारी बनाया गया है। हिमाचल में बीजेपी को हार का डर है,
इसलिए सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार करवा लिया। 8 साल से जो ईडी सो रही थी, वो ठीक हिमाचल के चुनाव के पहले हिमाचल के इंचार्ज सत्येंद्र जैन को क्यों उठाती है? मैं पूछना चाहता हूं, 8 वर्षों में 7 बार अगर ईडी के सामने सत्येंद्र जैन जी पेश हुए तो उनकी एक बार भी गिरफ्तारी की जरूरत ईडी को महसूस क्यों नहीं हुई? और जैसे ही सत्येंद्र जैन हिमाचल प्रदेश के इंचार्ज बनाए जाते हैं, आम आदमी पार्टी की सक्रियता बढ़ती है। जैसे ही केजरीवाल जी की बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं, एक झूठा निराधार केस बनाकर जो पुराना मामला है उसमें सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी कर ली जाती है। आज जितनी भी बातें केंद्रीय मंत्री जी स्मृति ईरानी जी के द्वारा कही गई, ये सिर्फ इसलिए बार बार उठा रहे हैं कि देश में जो संवेदनशील मसले हैं उस पर देश में चर्चा न हो पाए। अब ये मानना तो थोड़ा मुश्किल है कि सत्येंद्र जैन इतने ताकतवर हैं कि वो हिमाचल में आम आदमी पार्टी को चुनाव जिता देंगे, और चूंकि वो आम आदमी पार्टी को चुनाव जिता देते इसलिए उनके खिलाफ ईडी का केस बना। केस तो कई साल पहले बना था। संजय सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी 400 से ज्यादा केसेस में जांच करवा चुके हैं, लेकिन केजरीवाल का रिकॉर्ड बिल्कुल साफ निकला। उसी तरह मोदी अब सत्येंद्र जैन को भी क्लीन चिट देंगे। जैसे 400 से ज्यादा मामलों की मोदी जी ने जांच कराई और अरविंद केजरीवाल जी को क्लीन चिट दे दिया, कह दिया केजरीवाल साहब आपके खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का मामला नहीं बनता। मोदी जी क्लीन चिट देंगे सत्येंद्र जैन को भी, मोदी जी क्लीन चिट देंगे। उन्हीं की जांच एजेंसी बताएगी कि सत्येंद्र जैन के मामले में भी कुछ नहीं मिला, कोई कंपनी नहीं, कोई जमीन नहीं, सारी फर्जी बातें, सारी झूठी और निराधार बातें, जिन कंपनियों से उनका कोई लेना देना नहीं, तमाम ऐसी बातें जो जिन कंपनियों को पहले छोड़ चुके हैं, ये तमाम मुद्दे आप उठा रहे हैं। केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन के साथ पूरी पार्टी को खड़ा कर दिया। संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, आतिशी से लेकर केजरीवाल खुद सब सत्येंद्र जैन के बचाव में लगातार बयान दे रहे हैं। केजरीवाल तो पिछले 3 दिन से लगातार बयान जारी कर रहे हैं, आज भी किया। कल उन्होंने कहा था करप्शन देश के साथ गद्दारी है, जो नेता करप्शन करते हैं वो गद्दार हैं। बीजेपी ने इसी बात को पकड़ा और आज स्मृति ईरानी ने पूछा सत्येंद्र जैन का करप्शन सामने आ गया है तो उनके साथ क्यों खड़े हैं, उन्हें क्यों बचा रहे हैं, सत्येंद्र जैन को मंत्रिमंडल से क्यों नहीं हटाया जाता? कोर्ट ने यह घोषित कर दिया था कि 16 करोड़ 39 लाख का काला धन सत्येंद्र जैन का है। तब से लेकर अब तक कोर्ट की इस घोषणा की सूचना क्या अरविंद केजरीवाल के पास नहीं थी? अगर कोर्ट पर भरोसा है तो दिल्ली हाई कोर्ट के इस ऑर्डर पर भरोसा क्यों नहीं? क्यों सत्येंद्र जैन को वो कानून के हवाले नहीं करना चाहते, ये जानते हुए कि दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है? इसका जवाब अरविंद केजरीवाल के अलावा और किसी के पास नहीं। सत्येंद्र जैन अरविंद केजरीवाल की डायरेक्ट पनाह में है। जिस सत्येंद्र जैन ने स्वयं स्वीकार किया कि 16 करोड़ 39 लाख मनी लॉन्ड्रिंग हवाला ऑपरेटर्स के माध्यम से की गई, केजरीवाल जी, क्या वो व्यक्ति आज भी आप द्वारा संचालित सरकार का मंत्री बना रहना चाहिए? स्मृति ईरानी ने करारे इल्जाम लगाए। केजरीवाल ने जवाब देने में देर नहीं लगाई। केजरीवाल ने एक प्रोग्राम में कहा सत्येंद्र जैन तो सच्चे देशभक्त हैं, मोदी सरकार को तो सत्येंद्र जैन को पद्म विभूषण देना चाहिए, जो बड़े से बड़ा अवार्ड हो वो देना चाहिए। सबसे कट्टर ईमानदार आदमी है, कट्टर देशभक्त आदमी है सत्येंद्र जैन। उनको गलत तरीके से फंसाया जा रहा है, पर कोई बात नहीं, ईडी जांच करना चाहती है कर ले, सारी जांच से साफ सुथरे निकल के आएंगे। और वो तो ऐसे व्यक्ति हैं जिस पे देश को गर्व होना चाहिए। उन्होंने देश को एक मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल दिया,
जिसको देश नहीं पूरी दुनिया से लोग देखने आ रहे हैं। यूएन सेक्रेटरी जनरल देखने के लिए आए, स्वीडन के पूर्व मुख्यमंत्री देखने के लिए आए, पूरी दुनिया के लोग मोहल्ला क्लिनिक देखने आ रहे हैं। उन्होंने दिल्ली को एक ऐसा स्वास्थ्य का मॉडल दिया, हेल्थ का मॉडल दिया कि सबका इलाज फ्री हो रहा है अब दिल्ली के अंदर, सारी दवाइयां सब। उन्हें तो मुझे लगता है कि पद्म भूषण, पद्म को जो भी सबसे टॉप है, पद्म विभूषण देना चाहिए। तो जो भी है, लेकिन वो ईडी वाले कर ले, सारे लोग जांच कर ले उनके। सीबीआई ने और इनकम टैक्स ने तो जांच कर ली, उन्होंने तो पाया कि भाई सत्येंद्र जैन पाक साफ है। ईडी वाले और जांच कर ले, वो ठीक निकलेंगे। जिस अंदाज में सत्येंद्र जैन को केजरीवाल ने डिफेंड किया, वो अंदाज कोई नया नहीं है। मुझे याद आया कि इससे पहले केजरीवाल ने 2015 में फर्जी डिग्री के केस में फंसे अपने कानून मंत्री जितेंद्र तोमर का भी इसी अंदाज में बचाव किया था। उस वक्त भी केजरीवाल ने कहा था उन्होंने जितेंद्र तोमर के सारे कागजात चेक कर लिए हैं, सब दुरुस्त हैं, बीजेपी बेकार में बदनाम कर रही है। लेकिन बाद में जब यूनिवर्सिटीज ने तोमर की डिग्री को फर्जी करार दिया तो केजरीवाल को उन्हें मंत्रिमंडल से हटाना पड़ा। अब सत्येंद्र जैन को भी केजरीवाल ने इसी अंदाज में डिफेंड किया है। आज वो कह रहे हैं कि ईडी की जांच में वो साफ सुथरे निकलेंगे। संजय सिंह कह रहे थे कि सीबीआई ने सत्येंद्र जैन को क्लीन चिट दी थी। सवाल है कि अगर सरकार सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल राजनीतिक बदला लेने के लिए कर रही है, लोगों को फंसाने के लिए कर रही है, तो सीबीआई ने सत्येंद्र जैन को क्लीन चिट कैसे दे दी? अगर ईडी सरकार के हाथों की कठपुतली है तो केजरीवाल को भरोसा क्यों है कि ईडी की जांच में वो साफ सुथरे निकल जाएंगे? और दूसरी बात है कि पंजाब में विजय सिंगला के केस में न कोई जांच हुई, न कोई अपील का मौका दिया गया, न दलील का। उनसे इस्तीफा भी लिया गया, उन्हें जेल भी भेज दिया गया। तो फिर सत्येंद्र जैन के केस में अलग मापदंड क्यों? लेकिन पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान के सामने सिर्फ विजय सिंगला के केस की चुनौती नहीं है। विजय सिंगला ने चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार जाने माने सिंगर सिद्धू मूसेवाला को हराया था। मूसेवाला के मर्डर का केस भी मान के लिए मुसीबत बना हुआ है। मूसेवाला के सरेआम हत्या कर दी गई, 3 दिन बीत गए, लेकिन अब तक पुलिस खाली हाथ है। पुलिस सिद्धू मूसेवाला के कातिलों तक नहीं पहुंच पाई है। हालांकि पुलिस को पूरा यकीन है कि मूसेवाला की साजिश जेल में रची गई थी। यह गैंगस्टर्स की दुश्मनी का नतीजा है। इसलिए आज पंजाब पुलिस ने बठिंडा और फिरोजपुर जेल में बंद 2 गैंगस्टर्स को रिमांड पर लिया। पुलिस का दावा है कि जांच के दौरान ऐसे संकेत मिले हैं जिनसे लगता है कि मूसेवाला मर्डर केस से इन दोनों गैंगस्टर्स का भी संबंध है। पंजाब पुलिस ने जेल में बंद दूसरे गैंगस्टर से पूछताछ की है। इस मामले में देहरादून से एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया था, जिस पर हमलावरों को गाड़ी और हथियार मुहैया कराने का आरोप है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी कनाडा में रहने वाले गैंगस्टर गोल्डी बरार ने ली थी। गोल्डी बरार लॉरेंस बिश्नोई गैंग का मेंबर है। लॉरेंस बिश्नोई ने पहले भी सिद्धू मूसेवाला को मारने की धमकी दी थी। तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल में लॉरेंस बिश्नोई के 2 साथियों काला जेथेड़ी और काला राणा से भी पूछताछ की जा रही है। कहा जा रहा है कि सिद्धू मूसेवाला के मर्डर का ऑर्डर लॉरेंस बिश्नोई ने दिया था। मानसा के एसएसपी ने कहा कि इस केस के लिए बनी स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम को कई सुराग मिले हैं, जिनके आधार पर जांच काफी आगे बढ़ गई है। तो इन्हीं लीड्स के दौरान 2 एक्यूज्ड है, उनको हम प्रोडक्शन वारंट पे लेके आए हैं और एक एक्यूज्ड है जिसको हमने भी अरेस्ट भी किया है। उनका हमारे पास 6 दिन का पुलिस रिमांड है और लगातार उनके साथ पूछगिछ की जा रही है। तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि ये इन लोगों से हमें और अच्छी लीड्स मिलेंगी। सिद्धू मूसेवाला के मर्डर में लगातार गैंग वॉर की बातें उठ रही हैं। उनके मर्डर के फौरन बाद कनाडा के गोल्डी बरार ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी और इस मर्डर को विक्की मिड्डू खेड़ा की मौत का बदला बताया गया था। विक्की मिड्डू खेड़ा का मर्डर 2021 में हुआ था। इसका आरोप पंजाब के दविंदर बम्बीहा और लकी पटियाल गैंग पर लगा था। लॉरेंस बिश्नोई को शक था कि मिड्डू खेड़ा की हत्या में सिद्धू मूसेवाला का भी हाथ है। इसीलिए अब सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के बाद बम्बीहा और लकी पटियाल के राइवल गैंग लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आ रहा है।
दिल्ली पुलिस ने कुछ दिनों पहले शाहरुख नाम के शूटर को पकड़ा था। उसने पूछताछ में बताया था कि लॉरेंस बिश्नोई ने उसे सिद्धू मूसेवाला के मर्डर की सुपारी दी थी। शाहरुख ने भी कई दिनों तक रैकी की थी, लेकिन मूसेवाला की सिक्योरिटी ज्यादा थी, तगड़ी थी। उसकी वजह से शाहरुख और उसके साथियों का मंसूबा कामयाब नहीं हो पाया। मूसेवाला के मर्डर के तुरंत बाद बम्बिया गैंग की तरफ से एक सोशल मीडिया पोस्ट में मूसेवाला के मर्डर में एक और सिंगर मनकीरत औलख को धमकी दी। कहा गया औलख का मैनेजर इस मर्डर में एक्टिवली इन्वॉल्व था, इसका बदला 2 दिन के भीतर लिया जाएगा। इसके बाद आज मनकीरत औलख ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। औलख ने एक वीडियो जारी करके सफाई दी। कहा मूसेवाला उनके भाई जैसे थे, उसे मूसेवाला के मर्डर से जोड़ना गलत है। बहुत माड़ा होया जी, बहुत बुरा हुआ। हमारा भाई सिद्धू मूसेवाला हमारे बीच नहीं रहा। इतनी भरी जवानी में किसी बेटे का माँ बाप से बिछड़ना बहुत बुरा हुआ। मूसेवाला पंजाबी इंडस्ट्री का मान था। मैं यूं ही लाइव होकर बात नहीं कर रहा हूं। ये मीडिया वाले हैं, आपसे मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि अगर आप अच्छा नहीं छाप सकते तो गलत भी मत छापो। जब तक वो जिंदा था तब तक उसके बारे में लिख लिख कर डुबा दिया। अब आप वही बातें मेरे बारे में छाप रहे हो। मनकीरत औलख का कोई मैनेजर था। कौन मैनेजर था? क्यों झूठी बातें? क्यों ये कह रहे हो? मुझे ये डर नहीं है। ठीक है, कोई मुझे मार दे, कर दे। अगर आप इससे खुश होते हैं तो कर लीजिए। हम किसी धड़े के नहीं हैं। हम मेहनत करके उठे हैं भाई, हम मेहनत करते हैं। औलख का डर जायज है। मूसेवाला की हत्या हो चुकी है और कनाडा में बैठा गैंगस्टर इसकी जिम्मेदारी ले रहा है। ऐसे में कोई भी डरेगा। पुलिस जेल में बंद गैंगस्टर से पूछताछ कर रही है, लेकिन ये गैंगस्टर्स कोई ऑर्डिनरी गैंगस्टर्स नहीं है। ताकतवर लोग हैं, उनके पास पैसा है। उन्होंने एक लीगल टीम मैदान में उतार दी है। लॉरेंस बिश्नोई के वकील ने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई पिछले 1 साल से तिहाड़ जेल की हाई सिक्योरिटी सेल में बंद है। तो मर्डर का ऑर्डर कैसे दे सकता है? हत्या की साजिश कैसे कर सकता है? सिद्धू मूसेवाला खुद एक कॉन्स्पिरेटर माना गया। एक इन्वेस्टिगेशन में दिल्ली पुलिस की ही निकल के आता है कि विक्की मड्डूखेड़ा जो एक अकाली दल नेता था, उसके मर्डर के अंदर में जो कॉन्स्पिरेसी रची गई, जो फंडिंग की गई शूटर्स को, कौशल गैंग के जो शूटर्स पकड़े गए, उन्होंने डिस्क्लोज किया कि हमें फंडिंग वहां की गई और इसके ऑफिस में बैठ के इसके मैनेजर ने ही पूरी कॉन्स्पिरेसी को रचा। ही इज अ मेन कॉन्स्पिरेटर। लेकिन वो वहां बाहर चला गया ऑस्ट्रेलिया, और अब इनका मर्डर होना, और ये खुद एक कांग्रेसी लीडर है। तो ये आपस की पॉलिटिकल राइवली है अकाली और कांग्रेस की, जिसके अंदर में मेरे क्लाइंट को जो लॉरेंस बिश्नोई है उसका नाम डाला जा रहा है। जो प्रेस रिलीज करके पंजाब पुलिस ने सीधे सीधे एलिगेशन मेरे क्लाइंट लॉरेंस बिश्नोई पे लगाए हैं, वो सरासर निराधार है। क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई पिछले 1 साल से तिहाड़ जेल में मोकोका की जुडिशियल कस्टडी के अंदर है। तिहाड़ जेल एक सेंट्रल जेल है जो सबसे टाइट जेलों में हिंदुस्तान की मानी जाती है। हाई रिस्क के अंदर एक स्पेशल अलग से सेल में वो रहता है। चारों तरफ जैमर्स लगे हुए हैं। प्रॉपर एक पुख्ता सिक्योरिटी वहां पे रहती है जो छानबीन करती रहती है। इसके अलावा वहां कोई फोन की फैसिलिटी नहीं है। एक आदमी पिछले 1 साल से तिहाड़ जेल में बैठ के इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी कैसे रह सकता है? वकील साहब की ये सारी दलीलें अदालत में तो दी जा सकती हैं, लेकिन जनता की अदालत में इनकी कोई सुनवाई नहीं है, क्योंकि जनता सच जानती है। लॉरेंस बिश्नोई के फेसबुक पर रोज तस्वीरें आती हैं। जेल के भीतर वो क्या करता है, कैसे करता है, इसकी तस्वीरें फेसबुक पर कहां से आती हैं? तमाम जेलों के वीडियो सैकड़ों बार देखे हैं। वैसे एक बात और, लॉरेंस बिश्नोई ने खुद कहा था कि उसने जोधपुर जेल से फोन पर सिद्धू मूसेवाला से बात की थी और विक्की मड्डूखेड़ा की हत्या का बदला लेने की बात कही थी। पंजाब पुलिस के अफसर भी मानते हैं कि पंजाब में 70 से ज्यादा गैंग एक्टिव हैं, जो सेलिब्रिटीज से लेकर एक्सटॉर्शन करते हैं, कबड्डी लीग पर कंट्रोल करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी पर कब्जा करने, ड्रग्स और हथियारों की तस्करी करने जैसे क्राइम का सिंडिकेट चलाते हैं। पंजाब की म्यूजिक इंडस्ट्री में भी इन गैंगस्टर्स की काफी दिलचस्पी है। इनमें से कई बड़े अपराधी अब विदेशों में रहते हैं, जैसे गोल्डी बरार कनाडा में है, लकी पटियाल आर्मेनिया में है, लॉरेंस बिश्नोई, काला जथेड़ी और जग्गू भगवानपुरिया जैसे बड़े बड़े गैंगस्टर जेल में बंद हैं।
लेकिन जेल में बैठकर भी वो अपना गैंग चलाते हैं। पंजाब के सिंगर्स भी मानते हैं कि म्यूजिक इंडस्ट्री में क्रिमिनल का दखल हो गया है। पंजाबी सिंगर अशोक मस्ती ने कहा है कि गैंगस्टर मदद के बहाने या फिर धमकी देकर इंडस्ट्री में घुस जाते हैं, फिर इसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। पिछले कुछ सालों से जिस तरीके से गानों में गैंगस्टर को ग्लोरीफाई किया गया, आर्म्स को ग्लोरीफाई किया गया, नशे को, अफीम को जिस तरीके से गानों में प्रमोशन दी गई, तो कहीं ना कहीं हम फिक्रमंद तो शुरू से हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। पंजाब ऐसा तो है ही नहीं। पंजाब के लोग तो बुलंद हैं, खुलदिले लोग हैं। हाँ ठीक है, शाम को पार्टी करना, मस्ती करना, भंगड़ा करना, शराब पीना, ये हमारे शौक के हिस्से हैं, ये हमारी जिंदगी का पार्ट है। लेकिन ये जो ड्रग, ये चिट्टा, ये जो गन कल्चर, AK-47 और पीछे गन्स लगा के पिक्चर्स लगानी और फिर गाड़ी के साथ 6-6 लोगों को बैठा के गन ऐसे रख के गन को प्रमोट करना, तो कहीं ना कहीं पंजाबी कल्चर को, पंजाबी म्यूजिक को नजर लगी है इन सब चीजों की। और कहीं ना कहीं जाने अनजाने जो कलाकार इनके चहेते हो गए, मान लीजिए कोई ऐसे ग्रुप से जुड़ा हुआ कोई गैंगस्टर है जिसको कोई आर्टिस्ट अच्छा लगता है, वो कहता है जी मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूं। आर्टिस्ट को ये पता ही नहीं कि ये गैंगस्टर है, तो जब वो उसके लिए कुछ कर देता है, मान लीजिए कभी किसी ने कोई वीडियो उसका प्रमोट कर दिया या उसका कभी वीडियो स्पॉन्सर कर दिया, तो जब वो वापसी के लिए कॉल करता है कि आपके लिए हमने ये किया, हमारे लिए वहां जाके शो करके आओ, वहां तक तो ठीक है, चलो कभी शो कर दिया किसी के लिए, लेकिन किसी ग्रुप के साथ जुड़ जाना, फिर उस ग्रुप की प्रमोशन करनी, फिर उस ग्रुप के जो गैंग वॉर में पिसना, ये ठीक नहीं है। ज्यादातर पंजाबी गायक इस तरह की बातें कहने से आजकल बच रहे हैं। उनके अंदर एक डर है, लेकिन कुछ हिम्मत वाले हैं। मशहूर पंजाबी सिंगर हैं हंसराज हंस, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं। उन्होंने बताया कि म्यूजिक इंडस्ट्री में गैंगस्टर का कितना दखल है, और ये भी बताया कि वो खुद ये सब झेल चुके हैं। बॉम्बे में भी काम किया, बॉलीवुड में, पंजाब में भी किया, बहुत तरह के समय हमने भी देखे हैं, लेकिन हमने सामना नहीं किया। हमने हाथ जोड़ दिए कि बाबा मैं तो आपका सेवादार हूँ, सेवक हूँ, मुझे माफ़ कर देना। हम सीधे नहीं हुए। नेगेटिव पावर्स नई शुरू नहीं हुई, शुरू से है। आपको पता फिल्म इंडस्ट्री भी कैसे चलती है और कौन चलाता था, अब का नहीं मुझे पता, उस वक्त तो बहुत था। तो हमने टाइम पास कर लिया। तो फिर पंजाब पे एक अजीबोगरीब दौर आया, उदास दौर, तो उसमें भी हमने टाइम पास कर लिया। शुरू से है नेगेटिव पावर्स, तो शुरू से है, लेकिन मैंने ये देखा है कि उनको किस तरीके से टैकल करना, निम्रता से। आप नीवे बन जाओ, आप ना बनो उनके बराबर का, तो वो माफ़ भी कर देते हैं। ये सारी बातें आज इसलिए सामने आ रही हैं क्योंकि कुछ लोगों ने हिम्मत की है और एक पॉपुलर सिंगर की सरेआम हत्या हुई है। और ये वाकई में बहुत चिंता की बात है, क्योंकि मूसेवाला के मर्डर के बाद जो बातें सामने आ रही हैं, सिंगर के साथ गैंगस्टर्स के रिश्तों के बारे में, वसूली के बारे में, धमकी के बारे में, उन पर होने वाले हमलों के बारे में जो दावे किए जा रहे हैं, वो नए नहीं है। सबको पता है, पुलिस अफसर भी जानते हैं, नेता भी जानते हैं, लेकिन सब खामोश रहते थे। किसी ने कुछ किया ही नहीं। पिछले 2-3 साल से पंजाब के बहुत सारे गैंगस्टर्स सिंगर्स के बीच ऑपरेट करने लगे। शुरुआती दौर में वो सिंगर्स से पैसे वसूलते थे, एक्सटॉर्शन करते थे, डराकर। चूंकि कई गैंगस्टर्स वसूली करने के फिराक में रहते थे, तो एक्सटॉर्शन के साथ साथ प्रोटेक्शन का धंधा नया शुरू हो गया। सिंगर से गैंगस्टर ने प्रोटेक्शन मनी वसूलना शुरू किया। दूसरे गैंग से बचाने के नाम पर पेमेंट लेने लगे। फिर स्थिति यह हुई कि गैंगस्टर्स ने पॉपुलर सिंगर से पैसे के बजाय उनके नए गाने के रिलीज का राइट लेना शुरू कर दिया। अपराधियों ने इसका 2 तरह से फायदा उठाया। एक तो गाने के रिलीज से पैसा कमाया, दूसरा जो एक्सटॉर्शन मनी था, जो क्राइम का पैसा था, उसकी मनी लॉन्ड्रिंग होने लगी। उस पैसे को गैंगस्टर्स गाने से हुई कमाई दिखाने लगे, क्योंकि उनके पास एक गाने के राइट्स होते थे।
इसके बाद गैंगस्टर सिंगर को इस बात के लिए मजबूर करने लगे कि वो गानों में गैंग्स का नाम डालें, उन्हें ग्लोरीफाई करें, ड्रग्स को ग्लोरीफाई करें, गन्स को ग्लोरीफाई करें, गानों के जरिए दूसरे गैंग को नीचा दिखाया जाए। कभी लालच, कभी दादागिरी, तो कभी डर के चक्कर में सिंगर्स फंसते गए। वो गैंग्स की दुश्मनी में बलि का बकरा बन गए। सिंगर्स पर गोलियां चलने लगी और अब मूसेवाला जैसे हिट सिंगर का मर्डर हो गया। वो इसी गैंग वॉर का शिकार हुए। इसलिए दूसरे सिंगर्स का डरना लाजमी है। नौजवान सिंगर्स डरे हुए हैं। इसलिए मैं कहता हूं, यह मामला एक मर्डर का नहीं है, ये गैंग वॉर है। पंजाब पुलिस और पंजाब की सरकार की जिम्मेदारी है कि वो गैंगस्टर्स का खात्मा करे, अपराधियों में दहशत पैदा करे और ऐसे कदम उठाए जिससे सिंगर्स के दिल से खौफ और दहशत खत्म हो। आज म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए एक और बुरी खबर आई। कोलकाता में एक लाइव कॉन्सर्ट के बाद फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने सिंगर केके की हार्ट अटैक से मौत हो गई। हालांकि पुलिस ने अननेचुरल डेथ का केस दर्ज किया है। केके की मौत के बाद उनके कॉन्सर्ट के कई से वीडियो सामने आए हैं जो ऑर्गेनाइजर्स की लापरवाही की तरफ इशारा कर रहे हैं। असल में कल रात कोलकाता के नजुल मंच ऑडिटोरियम में केके का लाइव कॉन्सर्ट था, लेकिन परफॉर्मेंस वक्त भी केके अनईजी महसूस कर रहे थे, बार बार पसीना पहुंच रहे थे। इसके बाद लोगों ने देखा कि केके अचानक गाना गाते हुए पीछे मुड़े और स्टेज पर मौजूद लोगों से कहने लगे कि उन्हें गर्मी लग रही है। भीड़ इतनी ज्यादा थी, एयर कंडीशनिंग का असर कम था। हाल यह था कि 2500 की कैपेसिटी वाले ऑडिटोरियम में 5000 से ज्यादा लोग पहुंच गए थे। कॉन्सर्ट के दौरान जो लोग ऑडिटोरियम में मौजूद थे उन्होंने भी बताया कि भीड़ बहुत ज्यादा थी। हालत यह हो गई थी कि ऑडिटोरियम में भीड़ को कंट्रोल करने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर्स का इस्तेमाल किया गया। फायर एक्सटिंग्विशर के धुएं की वजह से वहां लोग भागने लगे, अफरा तफरी मच गई। अब कोलकाता पुलिस इस बात का पता लगा रही है कि आखिर केके की मौत की असली वजह क्या है। क्या ऑर्गेनाइजर की गलती के कारण केके की जान चली गई? केके का पार्थिव शरीर मुंबई पहुंच गया है, कल उनका अंतिम संस्कार होगा। लेकिन इससे पहले आज कोलकाता में केके को पूरे राजकीय सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दी गई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी सरकार के कई मंत्री वहां मौजूद थे। केके बहुत प्रॉमिसिंग सिंगर थे, बहुत एनर्जेटिक सिंगर थे, बहुत पॉपुलर थे और उनकी लोकप्रियता उनके दुश्मन बन गई। फैंस की दीवानगी जिंदगी पर भारी पड़ गई। 2500 की कैपेसिटी वाले ऑडिटोरियम में 5000 लोग पहुंच गए। हालात बिगड़ गए और आज हमने एक शानदार सिंगर को खो दिया। केके को मेरी तरफ से, इंडिया टीवी की तरफ से श्रद्धांजलि। बिहार से आज एक बड़ी सियासी खबर आई। आज ये साफ हो गया कि बिहार में अब जातिगत जनगणना होगी। सरकार और विपक्ष ने मिलकर सर्वसम्मति से फैसला किया। आज चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी। इस बैठक में जेडीयू के अलावा बीजेपी, आरजेडी, कांग्रेस, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और लेफ्ट समेत 9 पार्टियों के नेता शामिल हुए। बैठक में बीजेपी के नेता और बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर तारकिशोर प्रसाद भी शामिल थे और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव भी। मीटिंग के बाद नीतीश कुमार ने कहा, सभी दल इस बात पर राजी हैं कि बिहार सरकार को अपने खर्चे से जातिगत जनगणना करानी चाहिए। नीतीश कुमार ने कहा कि सरकार यह काम कराएगी। इसमें सभी धर्म की जातियों की जनसंख्या का पता लगेगा। इसके अलावा उपजातियों की गिनती भी की जाएगी और इसे लेकर बहुत जल्द कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा। नीतीश कुमार हो या तेजस्वी यादव, दोनों कह रहे हैं जातिगत जनगणना से सरकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। लेकिन ये कहने की बात है। हकीकत यह है कि जनगणना का मकसद सियासी है। जातिगत जनगणना से यह पता लगेगा किसके कितने वोट हैं, किसका कौन सा वोट बैंक है
और सबके सामने ये फिगर आ जाएगी तो फिर नारा लगेगा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। भगवान राम के भक्तों के लिए आज एक अच्छी और बड़ी खबर है। 500 साल के इंतजार के बाद 14 जनवरी 2024 को अयोध्या में भगवान राम के भक्त मंदिर में विराजमान रामलला के दर्शन कर पाएंगे। ये बात आज कंफर्म हो गई। दिसंबर 2023 तक राम मंदिर का निर्माण काम पूरा हो जाएगा और 2024 में मकर संक्रांति के दिन मंदिर भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। आज अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह का निर्माण शुरू होने के मौके पर ट्रस्ट के लोगों ने यह जानकारी दी। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर के गर्भगृह की आधारशिला रखी। अपने ऊपर जल छिड़कना है। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थान गतोपि वा यस्मरेत् पुण्य। राम मंदिर के गर्भगृह में 9 जगहों पर कुल 22 शिलाएं रखी गई हैं। अब इन्हीं पत्थरों के ऊपर राम मंदिर का निर्माण होगा। फिर एक जिस जगह पर गर्भगृह बनेगा वहां फिलहाल प्रभु राम की एक छोटी मूर्ति रखी गई है। आज इसी जगह पूजा अर्चना हुई। भूर्भुवस्व भूम्यै नमः। हस्ते गंधपुष्पाणि गृहीत्वा, हाथ में गंध। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।